ज्योग्राफी की टॉपिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के साथ मैं मुख्तार सर आपका खैर मकदम करता हूँ FEI की ऑनलाइन क्लासेस में। ये इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है। हिंदुस्तान की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। आज इस पार्ट 2 में आप हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ देना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्यों ज़रूरी है। भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों हमें कंजर्वेशन करनी है, बचाना क्यों है? क्योंकि कुछ सालों से हमें ये अब रियलाइज़ होने लगा है कि वाकई में हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। हमारी ग्रीड की वजह से पानी, जितनी भी सॉइल टाइप्स हमारे पास हैं, क्वालिटी ऑफ एयर, ये बर्बाद हो रही हैं। कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अगर हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं किया तो हमारे पास जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक लाइफ हैं, परिंदे हैं, ये भाई साहब जो है बड़े ख़तरे में आ सकते हैं। और इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है हमारे पास वो बर्बाद होगी और उसकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, ये इंटरडिपेंडेंसी जो है अलग अलग लिविंग फॉर्म्स की जो या नॉन लिविंग फॉर्म्स की जो हमें इस अर्थ के ऊपर मिलती हैं, इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने इसमें इंटरफेयर किया किसी भी एंगल में, इंटरडिपेंडेंसी जो है हमने, या जो इंटरडिपेंडेंसी है इसको हमने बर्बाद कर दिया किसी एक एंगल को, उसकी वजह से पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। एग्रीकल्चर की बात ले लें सर, हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर हैं ये अलग अलग क्रॉप वैरायटीज़ के ऊपर, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट। हमारी एक्वेटिक लाइफ का अलग एक इकोसिस्टम रहता है। इन चीज़ों में अगर किसी भी वजह से जो है खराबी पैदा हो जाते हैं तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ठीक है, मछली को नहीं मारेंगे सर, उसका जो इकोसिस्टम है उसको बर्बाद करेंगे, मछलियाँ खुद ब खुद मर जाएंगे। जब हम बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि ये इसका पहलू था, कंजर्वेशन का एक पहलू है। 1962 और 70s के दरमियान एनवायरमेंटलिस्ट जो है उन्होंने बहुत कोशिश की, अनथक कोशिश की कि एक एक्ट लाया जाए इन जंगली जानवरों को बचाने के हवाले से। आई बात समझ में? तो अनथक कोशिश के बावजूद अल्टीमेटली 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। आई बात समझ में? अब इसमें पहले जानवरों को रखा गया, जंगली जानवर जो ख़त्म हो रहे थे, जिनकी तादाद कम हो गई थी, उन्हीं को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लाया गया और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम हो गया। उनकी हंटिंग को बैन कर दिया गया। लीगल प्रोटेक्शन उनको मिल जाते हैं कि कोई भी इंसान जो है कुछ जगहों पे अब जा नहीं सकता था इस एक्ट के बनाने के बाद, वरना तब तक किसी का भी मन जहाँ भी जाता था, जिस जानवर को मारना चाहता था मार सकता था। तो ये चीज़ें बैन हो गई, ये नई चीज़ें थी। और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग की वजह से और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग जगहों पे नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, बर्ड सेंचुरीज बनाए। गॉट इट? सो ऑल दीज थिंग्स वर क्रिएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ताकि जो प्रोटेक्शन है इन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को वो मिल सके। ये कंजर्वेशन ही थे ना भाई साहब, ये कंजर्वेशन था ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जानवर जिनकी तादाद रही थी, हाँ, उनको इस कंजर्वेशन मेथड में या इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। टाइगर, वन हॉर्नड राइनोसोरस, लायन, क्रोकोडाइल्स हैं जी, ये वो जानवर थे जिनकी तादाद कम हो रही थी और अल्टीमेटली इनको कंजर्वेशन मेथड्स के ज़रिए से बचाने का काम किया गया। इसके अलावा ग्रेट इंडियन एलिफेंट जो था, ब्लैक बक जिसको हम चिंकारा भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, हाँ, और इस तरह से स्नो लेपर्ड जैसे और भी एनिमल्स थे जिनको कंजर्वेशन मेथड में लाया गया। आगे जाके 1980s और 1986 में, 1980 में और 1986 में जब अमेंडमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किया गया, आफ्टरवर्ड्स hundreds of these varieties of butterflies, beetles, moths or dragonflies were also listed in the category in the protection act. इनको भी लाया गया और इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाने लगा। और 1991 में प्लांट स्पीशीज़ जिनकी तादाद कम हो रही थी उनको भी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम में लाया गया। ठीक है, पहले 6 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स को रखा गया। अच्छा, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, नेचर वर्शिप जो है ये बहुत पुराना बिलीफ है हिंदुस्तान में। जंगलों में, जंगल को पूजा करना या पेड़ों की पूजा करना, इवन कि यहाँ पर वर्जिन फॉरेस्ट्स जो हिस्से होते हैं जंगलों के, जिनको जहाँ पर कोई इंसान आता जाता नहीं है, उनको हम सैक्रेड ग्रोवर्स कहते हैं। ठीक है सर, उनको भी पूजा जाता है हिंदुस्तान में। आई बात समझ में? इसी तरह से संथलाज, मुंडाज, छोटा नागपुर रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका बिलीफ है वो अलग अलग। या उड़ीसा में रहने वाले जो लोग, ये जो है आदिवासी हैं, वो भी बहुत सारी ट्रीज़ को पूजते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं, चाहे वो पीपल हो, बानियान ट्री हो, मैंगो ट्री हो। तो ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स बन जाता है या प्लांट स्पीशीज़ बन जाता है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप देख सकते हैं माउंटेनस रीजन्स में अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है एनिमल्स को, चाहे वो लंगूर हो हैं, इसी तरह से ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, इनको हिंदुस्तान में सैक्रेड समझा जाता है और इनको बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाया जाता। चिपको मूवमेंट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो मेथड था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स का जहाँ पर उत्तराखंड में 1972 में लोगों ने डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकने के लिए पेड़ों को अपने गले लगा के उनको बचाया। और जो पेड़ काटने वाले लोग थे, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थी बिना किसी झगड़े के, और वो मजबूर हो जाते हैं, पेड़ काटने वाले लोग जो थे, ज़बरदस्ती जो पेड़ काटते थे, वो मजबूर हो गए इस मेथड से। जब लोगों को इन पेड़ों को जो है गले लगा के उनको बचाने का काम स्टार्ट किया, तो वो मजबूर हो जाते हैं, पेड़ काटने वाले वो पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत ही जो फेमस मूवमेंट 1972 में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाती हैं और इस तरह से डिफॉरेस्टेशन का काम वहाँ पर रुक जाता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट रही होगी। तो इसके बाद प्रोटेक्शन के हवाले से ही बीज बचाओ आंदोलन हिंदुस्तान में स्टार्ट किया जाता है फार्मर्स की तरफ से, ठीक है सर, तेहरी और नवदियान रीजन में। और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल समझ लिया था कि सिंथेटिक केमिकल्स की वजह से जो नुकसानात उनके ट्रेडिशनल जो सीड्स को हो रहे हैं वो नहीं होने देंगे। इसी तरह से JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स के हवाले से और वाइल्ड लाइफ के हवाले से। इसमें क्या किया गया कि लोगों जो फॉरेस्टेड डेवलपर्स थे उनको इन्वॉल्व करके जंगलों में बचाने का काम, जंगलों को प्रोटेक्शन देने का काम कर दिया गया। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी लोगों की या कम्युनिटीज़ की जो जंगलों में रहा करते थे, वो इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उनको पता था गवर्नमेंट को, क्योंकि इन लोगों के बगैर किसी भी सूरत में जंगलों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता था, ठीक है सर। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से हिंदुस्तान में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है वो लॉन्च किया गया और इसमें बहुत हद तक हिंदुस्तान में कामयाबी भी हासिल की गई। लेकिन पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान कामयाब हो जाता है। तो अब इतना तो हम जान गए होंगे या इतना हम समझ गए थे अब तक कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किए बगैर किसी भी सूरत में जो है हम जो है अपने फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते थे, ठीक है सर। और इसी वजह से आजकल के दौर में जितने भी प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। उम्मीद है कि आप ये छोटी मोटी बातें इसके हवाले से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।